अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम नावल का पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसके साथ ही वीडियो देखने के साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वो लाख कोशिश के बावजूद भी नहीं सो पा रहा था, दिल जल रहा था उसका। दिमाग और दिल के दरमियान अजीब सा जंग चल रही थी। कैसे सुकून आएगा उसकी सूरत देखकर? दिल से आवाज़ आई थी। किसकी सूरत देखकर? दिमाग ने सवाल किया था। अमल धुरैत। दिल ने मिनट से पहले जवाब दिया था। तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे, इश्क तेरा सताए तो मैं क्या करूं। वो उठकर बैठ गया था, बेचैन होकर। करवट लेने से तो बेहतर था। सिगरेट सुलगाकर नेट ऑन किया था, शायद सोशल मीडिया पर कोई तस्वीर हो उसकी। कहते हुए उसने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हर ऐप कंकाल डाली थी अमल धुरैत का नाम सर्च कर करके, मगर कहीं भी उसे उस बड़ी पैकर का चेहरा नजर नहीं आया था। वो मोबाइल पर रखते हुए उठ खड़ा हुआ था। चलो अच्छा है, वैसे भी अरहान कबीर मलक तुम्हारे चेहरे को हर किसी के लिए इश्तिहार बनाना भी नहीं चाहेगा। रेड चिली, दिल खुश हुआ देखकर कि तुम सोशल मीडिया से दूर हो, वो जिरेला बड़बड़ाया था। अरहान, ऐसा नहीं सुकून आएगा, मेरा हयात से हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ेगा, बस दूर से देखकर एक पिक क्लिक करके आ जाऊंगा। कहते हुए उसने कार की कीज उठाई थी और कदम बाहर की तरफ बढ़ाए थे। आज इस चिपको का हिसाब भी बराबर कर दूंगा, अगर वह मुझे कहीं आसपास नजर आया अमल के तो। अरहान दिल में पक्का इरादा करते हुए हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था। उससे पहले कि वो हॉस्पिटल का गेट से अपनी गाड़ी अंदर करता, उसके पास से अजान हयात मलक की गाड़ी गुजरे थे। अजहान ने पिछली सीट पर बैठे हुए अमल का हाथ दबोचा हुआ था और वो आंसू बहाती हुई अपना हाथ छुड़वा रहे थे। अजहान भाई अमल के साथ? ये मंजर देखा उसके हाथ कब कपाए थे। कोई लड़की अजान हयात मलक के साथ ही तो मतलब मामला खासा अहम होगा। वो डरा था अमल के अंजाम से। कपकपाते होंठों से उसने अजान का नंबर डायल किया था। हेलो। मोबाइल से अजान की आवाज आई थी। हेलो भाई, आप घर नहीं आए? कहीं जा रहे हैं आप? गाड़ी की आवाज आ रही है। अजान ने जानबूझकर पूछा था। हाँ, फार्म हाउस जा रहा हूँ निकाह करने, थोड़ी देर तक तुम भी आ जाना, और सुनो, घर पर किसी को पता ना चले। उसने तनबीह की थी। रात के 1 बजे निकाह भाई? उसने कपकपाते लहजे में पूछा था। मेरे ख्याल में मैंने निकाह करना है, नमाज नहीं बनी जो कोई मुकर्रर वक्त का इंतजार करूंगा। अजहान ने अमल की तरफ गुस्से से देखते हुए कॉल डिस्कनेक्ट की थी। इधर अजहान ने फौरन कान से फोन हटाकर सामने करते हुए करब से आंखें मींची थी। मतलब अमल अजहान भाई की होने जा रही है। उसकी आंखों से 2 आंसू टूट कर गिरे थे। मैं अजहान भाई से कहूंगा कि उसको कोई भी तकलीफ ना दे, मुझे उसके आंसू नहीं बर्दाश्त होते, मैं उसको रोता हुआ नहीं दे सकता। उसे थोड़ी देर पहले वाला मंजर याद किया था जब वो अरहान से अपना हाथ छुड़वाते हुए रो रहे थे। बेदिली से गाड़ी स्टार्ट करते हुए उसने गाड़ी फार्म हाउस की जानब बढ़ाई थी। वो अपनी एक दिल की लगी को अपने भाई का होता हुआ देखने जा रहा था। वो अमल दुरैत को अमल अजान हयात मलक बनते हुए देखने जा रहा था। अमल अरहान कबीर मलक, साउंड परफेक्ट। उसके कानों में इस जुमले की बात कर हुई थी। उसने बेहोश सा होकर दिल पर हाथ रखा था। धड़कनें मुंतशिर हुए थे। तो तुम उसकी इज्जत पर हाथ डालोगे? वो रनिंग हॉल से निकल रही थी जब उसने हाल से राहदारी के पास से गुजरते हुए एबेक की बात सुनी थी। उसके रोंगटे खड़े हुए थे। तुम्हें किसने कहा एबेक कि हम उसकी खूबसूरती से मुतासर है? वो डाल्टन की पसंद है तो उसका मतलब वो मेरे लिए जहर है। जमी नाइन ने मुस्कुराते हुए कहा था। नशा चाह कर भी वहां से आगे नहीं बढ़ी थी। डाल्टन की पेश गोई किसी हद तक अब उसे सच होती हुई नजर आ रही थी। तो फिर तुम उसके साथ क्या करोगे? क्योंकि मैं अब ये मजीद प्यार का ड्रामा अफोर्ड नहीं कर सकता। मुझे अजीब बेजारी होती है उसे। एबक ने बेजार लहजे में कहा था। बस 2 दिन मजीद, फिर तुम्हारी जान छूट जाएगी। जामिन नाय ने कुछ सोचते हुए कहा था। तुम मार दोगे क्या उसे? एबक को तजस्सुस हुआ था। सिर्फ मारूंगा नहीं, तरपा तरपा कर दर्द देकर मारूंगा, फिर डाल्टन की तकलीफ देकर मुझे सुकून मिलेगा। पहले उसकी उंगलियों से नाखून नोचूंगा और फिर जब वो चीखेगी, क्या यार मजा, फिर उसके जिस्म के एक एक हिस्से को जलाऊंगा। बड़ी। डाल्टन को एक वीडियो सेंड करूंगा, मगर वो बैनिस को ढूंढ नहीं पाएगा। वो आगे का लाइले में बता रहा था। इतनी तकलीफ। नशा की आंखों से नशा की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसकी टांगे कांपी थी। 2 साल, 2 साल से उसकी इत्नाम का निशाना बनता रहा हूं मैं। 2 साल से हर जगह उस डाल्टन ने मुझे मार दिया, और अब मैं उसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा दूंगा जिसे वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और वो टूट जाएगा। जिंदगी जीने की
वैसे भी अब उसके अंदर हवाश मरती जा रही है तुम्हें और बैरिस को साथ देकर। और ये सब बातें करते हुए मजे के अलग जहां में थे। वाह जामिनाई, क्या प्लान बनाया है यार। अब मुझे बाकी की मेरी पेमेंट कब मिलेगी? ऐबक ने हंसते हुए कहा था, परसों, जब तुम आखिरी बार इस खेल का हिस्सा बनोगे और फिर सब कुछ मेरे हाथ में होगा। दाकिंग जामिनाई, उसने टैटू से बड़ी हुई बाजू का हवा में लहराते हुए खुशी से याहू कहा था। और फिर वो दोनों बाहर की तरफ बढ़ते और सामने नशरा को खड़े देखा था। वो इन दोनों शैतानों को सामने देखकर बुरी तरह से डरती और लदरते भी टांगों से आंधाधुंध भागे थे। ए यू एशियन ब्यूटी, जामिना ने गुस्से से दांत कुचकुचाते उसे आवाज दी थी, पकड़ो उसे अबे, वो डाल्टन को सब बता देंगे। जामिनाई और एबे उसके पीछे दौड़ती और वो आंधाधुंध दौड़ती जा रही थी। सांस फूल रहा था उसका। उसे फिक्र थी तो बस ये कि किसी तरह इन शैतानों से खुद को बचा लिया। यूनि से बाहर निकलकर उसने अपने फ्लैट की तरफ दौड़ लगाए थे। वो अभी भी उसके पीछे थे और वो रुकने का रिस्क नहीं ले सकती थी। वो थक रही थी मगर वो रुकी नहीं थी। यूनि से 3 मिनट के फासले पर ही उसका फ्लैट था, इसलिए वो गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करती थी। फ्लैट के सामने आकर उसने चाबी निकाल से खुला था और कांपते हाथों से चाबी नीचे गिर थी। इतनी देर में वो दोनों उस तक पहुंच चुके थे। जामिनाई ने जमीन से चाबी उठाकर उसको पकड़ाई थी। We want to see your apartment, जामिनान ने आंख विंक करते हुए कहा था। तो दफा हो जो हबीसो लानतियो, गद्दे के गोबड़ो। वो हिकलाते हुए उर्दू में उन्हें गालियां दे रहे थे। हे व्हाट डू यू से? एबक उसके दिमागी हाथ पर शक हुआ था। उसने घूम का पाँव में पहने हुए कोट शूज का टांग उठाकर दोनों के मुंह पर बारी बारी मारकर सही और बर वक्त इस्तेमाल किया था। उससे पहले के दोनों संभलते वो दरवाजा खोलकर अंदर जा चुके थे और दरवाजा बंद करके नीचे बैठे चले गए थे। इतनी हिम्मत दिखाकर भी वो रो रहे थे। अजान, अरहान, डाल्टन, बैनिस, कहाँ हो तुम सब? वो अपने बालों को पकड़ते रोते हुए पुकार थी। अगर डाल्टन को या एबे को कुछ बताया तो एशियन ब्यूटी, उससे पहले तुम्हें मारूंगा जान से। जामिनाई ने डराते हुए उसे धमकी दी थी और दरवाजे के उस पार नशा के कानून ने वाजिया वो धमकी सुनी थी। मर जाओ तुम जामिनाई, तुम्हें कहीं जगह न मिले। कब्र के कीड़े भी तुम्हारे गंदे जिस्म को खाने से इनकार कर दे। वो चिल्लाते हुए अपने आंसू साफ करते हुए कहती है, मर्दार रोस्टर, उसने दांत को चलता हुए कहा था और डाटा का नंबर मिलाने लगे थे मगर वो बंद जा रहा था। और अब बैलेंस की फिक्र थी, उसका भी नंबर डायल किया था, वो भी बंद जा रहा था। अब वो खुद को घसीटते हुए रूम तक लाए थे। मुझे डाल्टन से अभी के अभी मिलना होगा, उसने आंसू बूझते हुए कहा था। और इसी लम्बे दरवाजे पर होती हुई बैल से वो दिलो जान से लज रही थे। उसका पल में इरादा बदला था। मैं नहीं जा सकता फार्म हाउस, मैं कैसे उसे अपनी नजरों के सामने बाइक का होता हुआ देखूंगा, मैं ये नहीं कर सकता। उसने दिल पर हाथ रखते हुए उसे मसलते हुए कहा था। एक साइड पर गाड़ी रोका, वो गाड़ी से उतरा था और लंबे लंबे सांस हवा के स्पुर्द करता हुआ गाड़ी के बोनट से टेक लगाकर खड़ा हो गया था। नशरा से बात करके देखता हूँ, हो सकता है उसके पास कोई हल हो। मोबाइल ने कहा, उसने नशरा को कॉल की थी मगर कॉल रिसीव नहीं होती। 1 2 3 कितनी बार ट्राई करने के बावजूद भी कॉल रिसीव नहीं की गई थी। प्लीज नशरा, पिक अप द कॉल डैम इट, उसे फोन को गाड़ी के बोनट पर मारते हुए कहा था। वो बेबस हो रहा था, जैसे बहुत कीमती चीज का हाथों से निकल जाने का अंदेशा उसे अंदर तक हिला रहा था। नहीं नहीं, वो शायद मेरी किस्मत में नहीं है, इसलिए तो हालात पाई के हक में जा रहे हैं। उसने आंखों की नमी पीछे धकेलते हुए कहा था। अमर, आई कांट लीव विदाउट यू, उसने दोनों हाथों को मुंह पर रखते हुए कहा था। मैं कितना ही अपना दर्द अपने अंदर क्यों ना छुपा लूं, मैं कितने ही खूबसूरत चेहरे क्यों ना देख लूं, मगर तुम जैसा चेहरा दोबारा ढूंढने के लिए मुझे सदियों की मसाफत तय करनी पड़ेगी। मगर फिर भी मेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। मैं चाहे हर फर्ज छोड़ दूं, चाहे कितनी गलतियां कर लूं, तुम्हारी कमी मुझे रोजे अव्वल से अब तक रहेगी। अब मैं भाई से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं तुमसे, मुझे नहीं पता तुमसे जुड़ी मेरी फीलिंग्स क्या है, मगर तुम्हारा दूर जाना मुझे दर्द दे रहा है। एक चीज जो मुझ पर लोहे अजल से वाजिब है और अब तक वाजिब रहेगी, वो हर बार जिंदगी मिलने पर तुम्हारे साथ और तुम्हारे चेहरे की दीद में मुतला रहने की ख्वाहिश होगी। मुझे लगता है मैं इस डफर चिपकू से तुम्हें दूर कर दूंगा, मगर मेरे सामने मेरे भाई वाला इम्तिहान बड़ा कठिन है। उसने अपनी नम आंखों को साफ किया था। भाई, आपको आपके हिस्से की हर खुशी मिलेगी। वो गाड़ी में बैठ गया था दोबारा। उसे अब अमल को आसान हयात मलका होते हुए देखना था। मायदा और शम्स ने मुनीब अंकल के घर ले आए थे। वो बुरी जान इतने बड़े घर में नौकरों की फौज के साथ अकेली रहती थी। मुनीब डाडो सुबांग का पेशेंट था और बहुत अच्छे दोस्त भी थे दोनों। गो के दोनों की उम्रों में अच्छा खासा फर्क था,
मगर वो दिल की हर बात सुभान से कर लेते थे। उनका एक बेटा और बेटी थे, दोनों शादी के बाद कनाडा शिफ्ट हो गए थे और बीवी 3 साल पहले मर गई थी। अब उस घर में वो थे, उनकी तन्हाई थी। वो जब जारा को लेकर उनके घर पहुंचे तो उन्होंने वार्मली वेलकम किया था इन तीनों का और अपनी बेटी वाला कमरा जारा को दिया था। माहिर उसे बाहों में उठाए हुए कमरे में लाया था और बेड पर लटाया था। मायदा उसके पास बैठ गई थी। सुबह ने उसे नींद का इंजेक्शन दिया था, उसके लिए नींद जरूरी हो गए थे। ये दिन में क्या हो गया इस नाजुक लड़की के साथ? माहिर ने जारा की तरह देखते हुए कहा था। कहती थी मैं उसे अपनी हदें ना बोलना मैं कहती थी मैं उसे कि अपनी हदें ना बोलना, अपनी नजरियात बदलो। कमजोर ताकतवरों के आगे कभी ताकतवर नहीं हो सकता। दुनिया में रहने और जीने के कुछ तकाजे हैं। दुनिया जरा दुरत के नजरियात के तहत नहीं चलती। मायदा ने ना माकूस उसकी पेशानी पर लब रखते हुए कहा था। वो अब कभी उसे नहीं छोड़ेगा। माहिर ने बेबसी से कहा था। हमें कुछ सोचना होगा माहिर, जरा तकलीफ मुझसे नहीं देखी जा रही। मायदा ने डुबडुबाती नजर से माहिर को देखते हुए इल्तिजा की थी। मैं कभी जिंदगी में इतना बेबस नहीं हुआ जितना आज इस अहसान नामी बिल्ला से हुआ हूँ। माहिर ने कनपट्टियां मसलते हुए कहा था। माहिर, क्या मर्द भी बेबस होता है? मायदा ने अफसोस से पूछा था। होता है मायदा, हर उस वक्त मर्द बेबस होता है जब बात उसकी इज्जत पर आती है, जब बात उसकी किसी बहुत प्यारी और लाडली चीज पर है। फूफा के जाने के बाद मैं इन तीनों बहनों की तकलीफ की इज्जत और खोने के डर के मामले में बेबस हूँ। उसने अपनी आंखी की नमी को पीछे धकेलते हुए कहा था और इस टाइम वो मायदा को एक बेबस बाई ही लगा था। बेबस मर्द तो बहुत बात की बात है। क्या यह सब कुछ कभी ठीक नहीं होगा? मायदा ने किसी ट्रांस की कैफियत में पूछा था। होगा इंशाल्लाह, ये दिन सब ठीक होगा, उसने पुरअसम लहजे में कहा था। तुम यहीं पर रुकना जारा के पास, मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, वहाँ अमल भी अकेली होगी और अलिया को भी देखना है। ये ना हो अजाब वहाँ आकर कोई वलवला करे। माहिर वहाँ सबका ख्याल रखना, मायदा ने कहा था और फिर उसके साथ चलती हुई उसे बाहर तक छोड़नी आई थी। ये क्या हुआ? वो सुन सन्ना ने आज्ञाते हुए रोती सूरत बनाकर सुभान से पूछा था। वो कैसे लेकर जा सकता है अमल को? तुमने उससे रोका क्यों नहीं? सुभान के सीने पर हाथ मारते हुए उसने दिक्का देकर नीचे गिराते हुए कहा था। तुम अब अमल की इज्जत बर्बाद करवाओगे? हाँ, सन्ना ने एक्टिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए उस पर चलाते हुए कहा था। तुम पागल हो? मैं क्यों जाने दूंगा उसे? वो बहन है मेरी, जितना मेरे बस में था मैं लड़ा हूं उसे। तुम क्या नहीं समझ रहे या देख नहीं रहे? आंधी हो क्या? सुभान उसे डबल चलाया था। उसे कुछ हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगा। सनान उसके चीखते हुए लहजे से डरा था और डर कर नरम लहजे में बोला था। कुछ नहीं होगा, तुम हिम्मत रखो। वो बस जारा के लिए ये सब कर रहा है, वो अमल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सुभान ने कपकपाते लहजे में कहा था। क्या तुमने सुना नहीं उसे नकागा कह रहा था? सनान ने धारते हुए कहा था। तुम्हें कैसे पता? इसका मतलब तुम यहाँ पर काफी देर से मौजूद थे। सुभान ने खोजती हुई नजरों से तो देखा था। नहीं, मैं बस लास्ट में जब वो तुम्हें धमकाते हुए कह रहा था नकानामा तुम तक पहुंच जाएगा तब सुना था और इसी लम्हे मैं तुम तक आया था। सनान ने गड़बड़ाते हुए कहा था। तो तुम्हें कैसे पता वो अमल और अपने निकाह की बात कर रहा था? सुबहान ने दो बदल सवाल पूछा था। मुझे लगा अगर वो अमल को लेकर जा रहा है तो उसकी और अपने निकाह की बात करेगा। सनान ने बात संभाल दी। सुबहान ने मशकूक नजर से उसे देखते हुए माहिर को कॉल की थी। हेलो माहिर, कहाँ हो तुम? मैं बस आ रहा हूँ। मायदा जारा के पास है और मैं रास्ते में हूँ। सब ठीक है ना सुबहान? माहिर को परेशानी हुई थी। नहीं माहिर, कुछ ठीक नहीं है। अजान आया था और वो अमल को लेकर चला गया और मैं चाह का भी अमल को नहीं बचा सका। सुबहान ने बेबस लहजे में कहा था। व्हाट? मार से एकदम गाड़ी नहीं संभाली गई थी, उसके हाथ कांपे थे। ये सुनकर उसे यकीन करना मुश्किल हो गया था कि वो अमल को लेकर भी जा सकता है। तुम जल्दी पहुंचो यहाँ, सुबह ने कहते हुए कॉल काट दिए थे। कैसे कैसे इतनी बड़ी गलती हो सकती है हमसे? कैसे हम अमल को भी छुपा नहीं सके? उसे स्टेरिंग पर गुस्से से हाथ मारा था। अजान हयात मलक, तुम्हारा दिमाग कितनी तेज रफ्तार से चलता है, जहाँ मुमकिन नहीं होता तो वहां पर वार करते हो, माहिर ने ज़िरे लब कहा था। वो उसको लेकर फार्म हाउस पहुंचे थे और जाकर ड्राइंग रूम के सोफे पर उसने अमल को पढ़ा था। एकदम जंगली हो तुम, अमल ने रोते हुए कहा था। तुम्हारी बहन के मामले में नहीं हो। स्कूल से उसके सामने सोफे पर बैठते हुए सिगरेट सुलगाते हुए जहान ने कहा था। तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है? एक मासूम सी बच्ची को मौत के घाट उतार कर, एक लड़की की इज्जत की दचियां उड़ाकर तुम अब दूसरी की तस्लीम करने में जरा भी और यहाँ पे शर्म नहीं महसूस कर रहे? अमन ने हलक के बाद चलाते हुए कहा था। बहुत खौफ है खुदा का, इसलिए तो तुम और तुम्हारी बहन जिंदा है। देखो, एहसान मारो मेरा तुम। अजहान ने सिगरेट का कश लेते हुए कहा था। एक दिन आएगा तुम पछताओ के अजान हयात मलक। अमल को नफरत हुई थी उसके लहजे से। जारा दुरेल
جب میرے پاس ہوگی تو مجھے ہر پچھتاوا قبول ہے۔ اس نے تحلیل سے مسکراتے ہوئے کہا تھا، وہ تمہاری کبھی نہیں ہوگی، یہ فطور اپنے دماغ سے نکال دو، پاک روح جو ہے ناپاک روح کو ہی ملتی ہے، پاک روح جو ہے نا پاک روحوں کو ملتی ہے۔ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ ارے ہاں، تم نے کہاں پڑھا ہوگا، رئیس باپ کی بگڑی ہوئی اولاد، تمہارا تو دل ہی پتھر ہے، تمہارے کانوں اور دل پر ہمیشہ کے لیے بے ہدایتہ رہنے کی مہر لگا دی گئی ہے۔ تم سنو، میں بتاتی ہوں تمہیں کہ قرآن پاک میں واضح الفاظ میں لکھا ہے، نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں لکھی گئی ہیں، اور تم اپنے گریبان میں جھانکو اور دیکھو تم کتنے نیک ہو۔ اما نے نفرت سے کہا تھا، واہ، بڑی بہن تو حاجن تھی، دوسری اس سے بھی آگے ہے، وہ کیا ہے نا عمل؟ مجھے پتا نہیں کیوں پکا یقین ہو گیا کہ میرا جوش ذرا درد کے ساتھ ہی بنایا گیا، ان ہاتھوں میں اس کے نام کی لکیر وعدہ دے چکا ہوں میں، اور اس کے دل میں اس کی طرف کانٹے کی طرح چبھ رہی ہے۔ اس دل کو بے قرار کرنے کا فن اگر کسی عورت کے پاس ہے تو وہ زارا درید ہے۔ منٹو میں اس کی دوری نے میرا حشر بگاڑ دیا، میری رگوں میں اس کے قرب کا جنون بڑھ دیا، تو کیسے اس کا مقدر خود سے الگ کرتا تم، اور تم مجھے اس تک پہنچاؤ گی تم؟ اذان نے ساتھ آپ بڑھتے ہوئے کہا تھا، پھر سمجھ لو اذان حیات ملک مر گئی یا زورا درید، اور اس کے بعد پوری نہیں ہوتی، اور ایک زناٹے دار تھپا اس کے گال کی زینت بڑھنا تھا۔ آئندہ کبھی تمہارے منہ سے میری زارا کو مارنے یا پھر مرنے کے الفاظ نکلے تو تمہیں بولنے کا قابل نہیں چھوڑوں گا، آئی پرامس۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا تھا اس نے، اور ایک پل کو عمل کا سر گھوم گیا تھا، اتنا جان لیوا تھپڑ کھا کر، اس کے جنون کو دیکھ کر اسے نفی میں سائز لایا تھا۔ کیا تھا سامنے کھڑا شخص، کس چیز کی پیاس تھی اس میں؟ عزت نوچنے کی، محبت کی، ہدایت کی، عشق کی، یا پھر ملن کی؟ اما نے بری دیر تک اس کی کیفیت سمجھنی چاہی تھی، اس کی حالت بکھری ہوئی تھی، وہ شاید ملن کے لیے بھٹک رہا تھا۔ یہ دن کی محبت بھی کیا انسان کو ہوتی ہے؟ کیا محبت اتنی جانلیوا ہوتی ہے کہ چند سائتوں میں حاوی ہو جاتی ہے؟ وہ نیچے بیٹھ چلی گئی تھی، آنسو روانی سے بہنے رہے تھے۔ یہ پہلی بار ہوا تھا جب اس پر کسی مرد نے ہاتھ اٹھایا تھا، اور وہ بھی زارا درید کے حصول کے لیے، محبت کے لیے یا پھر ہوس کے لیے، کیونکہ اذان حیات ملک اور کسی کی محبت میں فنا ناممکنات میں سے تھا۔ اس کو نیچے بیٹھا ہوا دیکھ کر اذان کے پاس گھٹنوں کے بال بیٹھا تھا۔ اٹھو اور فریش ہو جاؤ، نکاح ہے تھوڑی دیر بعد تمہارا میرا۔ اذان نے کہا تھا، کیسی تڑپ ہے یہ تمہاری، تڑپتے کسی اور کے لیے اور نکاح کسی اور سے، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے پاس اٹھتے ہوئے کہا تھا، تھوڑی دیر تک تم مجھے فریش ملو، کہتے وہ باہر لائن کی طرف چلا گیا تھا۔ 3 گھنٹے سے اس سے جدا تھی اور 1 گھنٹے سے اس کے لیے مارا مارا پھر رہا تھا۔ زہرا درید، اتنی گستاخیاں مت کرو، پھر ان گستاخیوں کی بھرپائی کرتے کرتے تمہاری آدھی جان جلس جائے۔ اس نے اپنے سر کو ہلکا ہلکا دباتے ہوئے کہا تھا، اما سے نکاح کا تو کہہ آیا تھا، مگر باقی کا پلان بھی اس سے بھی تیار کروانا تھا۔ اما سے نکاح وہ کسی صورت نہیں کر سکتا تھا، زہرا درید کی جگہ وہ کسی کو بھی نہیں دے سکتا تھا، چاہے وہ جتنی ہی مجبوری میں کیوں نہ ہو، یا پھر کیوں نہ ہو رہا ہو۔ زہرا درید نہیں تو کوئی نہیں۔ بھائی، اسے اپنے عقب سے ارحان کی آواز آئی تھی، کیا ہوا ہے، کیوں پریشان ہے آپ؟ اور یہ نکاح حریم کا کیا ہوگا؟ اس نے ایک ساتھ ہی کتنے سوال پوچھ رہے تھے۔ پتہ نہیں ارحان، کیا ہوا ہے مجھے، میں خود نہیں جانتا، شیر تھا میں آج کے دن کی شروعات میں، بیگا بلا بن گیا اس دن کے اختتام پر۔ اس کا لہجہ گہری کھائیوں سے تھا، ارحان کو اس کی آنکھوں میں نمی فیل ہوئے تھے۔ ہے میری چھوڑ، تم بتاؤ تمہارا منہ کیوں اترا ہوا ہے؟ اذان نے اس کی لال آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، کچھ نہیں بھائی، میں بس آپ کے لیے پریشان تھا، آپ اس ٹائم نکاح، وہ بھی ایسے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کیا آپ محبت کرتے ہیں اسے؟ ارحان نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر پوچھ لیا تھا، بہت زیادہ، اتنی زیادہ کہ شاید میں خود کو بھی نہیں جانتا۔ ان 3 گھنٹوں نے مجھے سمجھا دیا ہے کہ یہ دل ننگی نہیں ہے، یہ کوئی بہت ہی گہرا جذبہ ہے جو اب شاید مرتے دم تک ساتھ رہنے والا ہے۔ اذان نے تھکے لہجے میں کہا تھا، بالکل ایسے جیسے مسافتیں لمبی ہوں اور راستے گھٹن ہو اور منزلوں کا علم نہ ہو۔ اور اذان کی بات سن کر ارحان کے اندر بہت کچھ ٹوٹا تھا، پہلی محبت کی رسوائی، دل ملن کا شدائد، دھڑکنوں کی تیزگی کی لاپرواہی، اور آنکھوں میں نمکین پانی کی بڑبڑائی۔ اس کو لگ رہا تھا اب سانس نہیں آئے گا، اس کو لگا تھا کہ وہ اب قدموں پر چل نہیں سکے گا، اس کو لگا تھا کہ اس نے نکاح میں شامل ہو کر سب سے بڑی غلطی کر لیا۔ لڑکی کہاں ہے بھائی؟ اس نے اٹکتے ہوئے لہجے میں کہا تھا، نہیں مل رہی یار، بہت ڈھونڈ چکا ہوں، کہیں نہیں مل رہی پا رہی، تھک گیا ہوں یار، اس کی خوشبو آس پاس چاہیے مجھے، تم نہیں جانتے اس میں سے جو خوشبو آتی ہے نا، وہ میں نے کبھی کہیں محسوس نہیں کی۔ اس کے لہجے میں عجیب دکھ کی امیزش تھی۔ کیا مطلب بھائی؟ آپ نے کہا ہے کہ نکاح ہے تو پھر لڑکی کو بھی تو لائے ہوں گے نا؟ ارحان کو اس کی دماغی حالت پر شک ہوا تھا۔ نکاح نہیں ہے یار، وہ بس صرف اس کی بینک کو بلیک میل کر رہا ہوں کہ شاید وہ زہرا درید کے بارے میں کچھ بتا دے، وہ کہاں ہے؟
मगर अम्मल ज़ारा के बारे में कुछ भी नहीं बता रही। अब मैं झूठे निकाह के पेपर्स भिजवाऊंगा उसके हेड हवाओं के पास, और यह खबर सुनकर ज़ारा दुरैत को मेरे पास आना होगा हर हाल में। उसने अपना प्लान बताया था। मतलब आप ज़ारा दुरैत से मोहब्बत करते हैं? अम्मल दुरैत ने उसे दिल पर हाथ रखते हुए अपने दिल की खुशी की तस्दीक चाहिए थी। हाँ यार, ज़ारा दुरैत के अलावा अब कोई ऐसी लड़की नहीं है जो इस दिल को काबू कर सके। अजहान ने सद आ बढ़ते हुए कहा था। थैंक यू सो मच भाई, उसने उसको हक करते हुए कहा था। आप जानते नहीं आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। थैंक यू सो मच। उसका बस नहीं चल रहा कि वो अपनी खुशी चीख चीख कर सबको बता दे। अरहान क्या हो गया है? असान को जब समझ न आया तो पूछ बैठा। भाई मुझे वो रेड चिल्ली पसंद है, मगर जब मैंने हॉस्पिटल में उसे आपके साथ देखा गाड़ी में, और फिर आपकी कॉल की और आपने नकाह कहा, तो मैं बता नहीं सकता आपको कि मैं तब से किस हालत में हूँ। मगर अब मैं उफ भाई यू आर गुड। अरहान ने उसे सारी बात बताते हुए कहा था। और ये मोहब्बत कब हुई जनाब को? अजान उसके कान खींचते हुए कहा था। आज ही। बेसकून क्या है, बड़ी बुरी तरह से आपकी साली साहिबा ने, अरहान ने शोह लहजे में कहा था। मतलब तुम भी आज ही काम से गए? अजहान ने कहकर लगाते हुए कहा था। अरहान ने सर खुजाते उसके सवाल की तस्दीक चाहिए थी। सॉरी यार, मेरी वजह से तुम इतने डिस्टर्ब रहे, और मैंने अमल को थप्पड़ भी मारा है, सॉरी। अजान हयात मलक ने कन्विंस किया था। अपने रिश्तों के मामले में वो ऐसा ही था, नरम दिल। एक मेरी तरफ से भी लगानी थी। कैसे हो किसी को हक है? कहाँ है वो? उसने पूछा था। चलो मेरे साथ, उसे लिए अंदर आया था जहाँ वो सोफे पर बैठी रोने का शुक्र फरमा दिए। तुम? अरहान को देखते ही वो सोफे से उठकर दार दी। यस मिस रेड चिली, मैम, द वन एंड ओनली मिस्टर अरहान कबीर मलक, अजान हयात मलक का छोटा भाई। अरहान ने उसके सामने आते हुए बाहें खोलते हुए हंसते हुए कहा था। दफा हो जाओ तुम सब के सब एक जैसी हो। हाँ, तुम शैतान के भाई ही हो सकती हो। तुम कौन था उससे कम हो? वो सू सू करते हुए चिल्लाई थी। सुबह का मंजर उसकी आंखों के सामने घुमा था। अरहान को देखकर उसने दांत कुचकुचाए थे। सब के सब नमूने एक से बढ़कर एक, उसने ज़ेरे लब कहा था। छोड़ उसे, तुम बताओ क्या सोचा है तुमने? आसान के सामने आते हुए कहा था। अल्लाह ने इतना करम किया तुम पर, इतना कुछ नवाजा, हर तरह से उसकी रहमतें हैं तुम पर। अम्मा ने तला हंसी हंसते हुए कहा था। सबसे बढ़कर इतनी खूबसूरत शक्ल से नवाजा, काश तुम्हारे सीने में दिल भी इतना ही अच्छा होता। उसे नफी में सहलाते हुए कहा था। मानती हो फिर द मोस्ट हैंडसम पर्सनैलिटी तुम्हारी होने वाली है? अजान ने कहकर लगाया था। क्या फायदा ऐसी शक्ल का जिसका अंदर ही काला? ज़ाहिरी हुसन कौन सा हमेशा तुम्हारे साथ रहना? उसका लहजा तल हुआ था। तुम्हारी आदत जाने में प्लास्टिक सर्जरी करवा लेंगे। वो क्या था ना उसका नाम? हाँ, माइकल जैक्सन, बिल्कुल उसकी तरह। वो हंसा था और हंसता चला गया था। काश मैं तुम्हारा मुंह नोच सकते। अम्मा ने अपने लंबे लंबे नाखूनों वाले हाथों को मरोड़ते हुए कहा था। शट अप, तुम मेरे भाई से ऐसे बात नहीं कर सकती रेड चिली, अजहान ने गुस्से से उसे देते हुए कहा था। तुम चुप रहो, तुम सब के सब दोजों में चलोगे। वो बेबसी से रोए थे। ओ बीबी, तुमसे हमें अपनी जन्नत और जहन्नम का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मुद्दे पर आओ अब। ज़ारा दुरैत या फिर नकाब? अजान हंसा था। अगर मुझसे कोई पूछे अम्मा दुरैत तुम्हारी जिंदगी या फिर ज़ारा दुरैत की खुशियां, तो मैं कहूँगी ज़ारा दुरैत की खुशियां। मेरी हजारों लाखों जाने उसकी पाकीज़गी, उसकी खुशियों पर कुर्बान। अम्मा ने हिचकियां लेते हुए रोते हुए कहा था, और उसकी बात सुनकर अजान हयात मलक के चेहरे का रंग बदला था। वाकई वो पकीज़ा तो थी। तुम चाहते तो तुमसे नकाह कर लो, मैं तो मुझे मंजूर है। बुलाओ मौलवी को। अम्मा दुरैत कुर्बानी देने से न कभी घबराई है न घबराएगी। उसने नफरत से दोनों को देखते हुए कहा था। भाई, भाभी के लिए ड्रेस लानी है या ऐसे नकाह हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम तो कुछ नहीं मिल सकता। अरहान ने असान की तरफ देते हुए कहा था। नहीं यार, ड्रेस क्या करनी है? मौलवी को देखो तुम जाकर बात। अजहान ने कहा था। मौलवी तो आ ही जाएगा भाई, मगर ड्रेस भी तो जरूरी है ना, उसे अमल की तरफ देते हुए जोमैनी लहजे में कहा था। अरहान छोड़, पैसा जाया होंगे, वैसे भी ड्रेस में भी उसे वैसे ही लगना है जैसी अब लग रही है, नकाबले कबूल। अजहान को हंसी आई थी। भाई नॉट फेयर। अरहान ने गुस्से से अजहान को घुरा था। अमल का दिल करा तक का सर फाड़ कर रख दिया दोनों का। मुझे तुमसे गारंटी चाहिए अजान हयात मलक। अमल के दिल में पता नहीं क्या आया था कि जो उसने गारंटी का क्या बैठे थे। किस बात की गारंटी? अरहान ने पूछा था। तुमसे बात नहीं करी मैं, अपने काम से काम रखो, शक्ल गुम करो अपनी, आई समझ? उसने चिल्लाते हुए कहा था। संभालो यार उसको। अजहान के मोबाइल पर कॉल आई थी तो उसने कॉल रिसीव करते हुए अरहान को इशारा करते हुए कहा था। मेरी बात सुने बगैर तुम कहीं नहीं जा सकते शैतान। अमल उसके सामने आते हुए कहा था। अरहान ने हाथ बढ़ाकर उसको अपनी तरफ खींचा था और अजान बाहर निकल गया था कॉल सुनते। छोड़ो मुझे, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी अपने खलीस हाथ लगाने की मुझे? उससे अपने हाथ छुड़वाते हुए बोलती। वाह,
मेरा लम्स गलीज था और हॉस्पिटल में किसी नामहरम के गले के साथ चिपक कर अपनी बहन की सेहतयाबी की दुआएं मांग रही थी। उसका लम्स क्या था? अरहान का गुस्सा आया था, तभी उसकी दोनों कुलाइन को जोर से मरोड़ते हुए कहा था, किसकी बात कर रहे हो तुम? दर्द के मारे उसके आंसू में रवानी आई थी। ओह, तो तुम कितने लड़कों के गले लगती हो जो तुम्हें याद नहीं है? वैसे मैं स्नान की बात कर रहा हूँ, उसकी आंखों में देखते हुए बोला था। वो मंगेतर है मेरा, उसने चीखते हुए कहा था। मंगेतर है, शोहर नहीं। और वैसे भी अब तो वो तुम्हारा मंगेतर नहीं रहने वाला। उसे उसकी कुलाई पर मजीद जोर बढ़ाया था। तो तुम शर्म करो, मैं तुम्हारे भाई की होने वाली बीवी, बीवी नहीं भाभी। तुमसे किसने कहा कि मेरे भाई की शादी तुमसे हो रही है? उसकी कलाइयां चौका कहकर लगाते हुए मुस्कुराया था। एक बात याद रखना अमर दुरैद, आज के बाद तुम्हारे सारे रास्ते अरहान कबीर मलक तक आते हैं। सनान या कोई दूसरा मर्द, उसकी तुम्हारी जिंदगी में अब कोई भी गुंजाइश नहीं है। उसकी आंखों में देते हुए उसने उंगली उठाकर उससे वार्न करते हुए कहा था, तुम दोनों भाई कितने जलील हो, पहले डिसाइड कर लो किसने मुझे नोचना। शट अप अमर दुरैद, अपने लिए ऐसा लफ्ज मत इस्तेमाल करो। मेरा भाई तुम्हारी बहन को चाहता है, उसके लिए वो हर हद तक जाएगा और मैं उसका इंसाफ में हमेशा साथ दूंगा। दूसरी बात कान खुलकर सुन लो, आखिरी बार बता रहा हूँ, और मैं नहीं चाहूंगा कि मुझे तुम पर अपनी कोई भी बात दोहरानी पड़े। उसकी कलाइयों को उसकी कमर के पीछे करते उसके चेहरे के साथ अपना चेहरा जोड़ते हुए कह रहा था, आज के बाद सिर्फ और सिर्फ तुम मुझे ही सोचोगी, मुझे ही देखोगी और मुझे ही सुनोगी। ये सनान शनान अशनान चाहती हो कि मेरे हाथों ना मरे तो उसे दूर रहना। वो धीमे लहजे में उसे तनबीह कर रहा था, मैं मोहब्बत करती हूँ उसे, जिंदगी है वो मेरी, अम्मा ने बगैर डरे कहा था। और अरहान ने सैकी में उसकी शहरक पर अंगूठा रखकर बड़ी नरमी से फेरा था। दोबारा अगर तुमने कहा कि तुम्हें अरहान कबीर मलक के अलावा किसी से मोहब्बत है, जहाँ से सांसें खींचनी शुरू करूंगा। और तुम्हारी कसम इतनी जानलेवा मेरी जो सारती होंगी कि तुम हर लम्स पर तड़पोगे। अरहान ने उसकी शहरक पर अंगूठे को हल्का सा दबाते हुए कहा था, तुम बिल्कुल पागल हो चुके हो। अमल को उसके लम्स से घबराहट हुई थी। तुम्हारे हर मामले में अब से मैं पागल ही रहूंगा। तुम्हारी तकदीर मुझसे जुड़ चुकी है अहमद दुरैद, और अब तुमसे जुड़े हर फैसले का इख्तियार मुझे है। और एक बात याद रखना, मुझे शराकतदारी पसंद नहीं है। उसको खुद से सीने से लगाकर उसके कान में सरगोशी की थी, वेलकम टू बी इन लाइफ ब्रेड चिली। बड़ी नरमी से उसने उसके कान के लोगों को चुमा था, वो कांपी थी। ओ, डिस्ट्रैक्ट नहीं करो जान, उसकी गर्दन पर झुकते हुए बोलता, छोड़ो मुझे। उसकी बाहों में मछली थी, छोड़ दिया। उसे झटके से छोड़ा था, वो गिरते गिरते बचे थी। लेकिन एक बात याद रखना, अभी तो कुछ देर में जब तुम्हारे सारे जुमला हकूक को मेरे नाम लिख दिए जाएंगे, फिर तुम्हारे कहने पर भी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें डियर लाइफ। उसे उसके दोनों गालों को पकड़कर खींचते हुए कहा था। उसके हाथों को झटक कर बेबस होते हुए सोफे पर बैठी थी।